प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न नंबर 19। सिद्ध कीजिए कि एक दिए वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है। हमें ये सिद्ध करना है कि वृत्त के अंतर्गत का मतलब है वृत्त के अंदर सभी आयतों में, इसका मतलब वृत्त के अंदर जितने भी हम आयत बना सकते हैं उन आयतों में, वृत्त के अंदर जितने भी हम आयत बना सकते हैं उन आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, उच्चतम होता है। ये हमें सिद्ध करना है। अब देखो वर्ग क्या होता है। अब हम किसी बात करें वर्ग की, वर्ग क्या होता है, तो वर्ग उस आयत को कहते हैं जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर हो। वर्ग किसे कहते हैं, वर्ग उस आयत को कहते हैं जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या हो, बराबर हो। तो ये वाली बात मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो वर्ग की जगह तो मैंने लिख दिया आयत, और इसकी लंबाई और चौड़ाई भी हमें क्या दिखानी पड़ेगी, फिर बराबर दिखानी पड़ेगी। अगर मैं आयत शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ तब हमें इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या दिखानी होगी, बराबर दिखानी होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वर्ग शब्द हमें दे रखा है। तो वृत्त के अंतर्गत हम जितने भी आयत बनाए उन आयतों में उस आयत का क्षेत्रफल अधिकतम होता है जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्या हो, बराबर हो। ये हमें प्रश्न में सिद्ध करना है। तो देखो हमें दिया गया क्या है, हमें देखो प्रश्न में दिया गया है दिए वृत्त, हमें वृत्त दे रखा है। इसका मतलब हमें देखो वृत्त दे रखा है, इसका मतलब ये हुआ कि इस वृत्त की जो भी राशियां यहाँ पर काम में आएगी वो राशियां अचर का काम करेगी। अब हमें देखो दो बातें सिद्ध करनी है। एक तो आयत का क्षेत्रफल उच्चतम दिखाना है और उस आयत की लंबाई और चौड़ाई हमें क्या दिखानी है, बराबर दिखानी है। अब देखो यहाँ पर हमने वृत्त की त्रिज्या को तो मान लिया r और आयत की लंबाई x मान ली और चौड़ाई मान ली y। अब हमें देखो आयत का क्षेत्रफल उच्चतम दिखाना है, तो जिसको उच्चतम दिखाना है उसको पकड़ लो। तो हमें उच्चतम दिखाना है क्षेत्रफल को, तो यहाँ पर हमने लिख लिया क्षेत्रफल। अब देखो किसके क्षेत्रफल की बात हो रही है, तो बात हो रही है आयत के क्षेत्रफल की, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई तो है x और चौड़ाई है y, तो क्षेत्रफल बन जाएगा x गुणा y। इसको हमें उच्चतम दिखाना है। तो इसको उच्चतम दिखाना है तो इसको पहले हम एक ही चर में बदलेंगे। यहाँ पर देखो दो राशियां काम में आ रही हैं, दोनों राशियां चर का काम कर रही है या अचर का काम कर रही है, ये भी हमें देखना है। तो यहाँ पर जो राशियां काम में आ रही हैं वे चर का काम करेगी, लेकिन उनमें से वो राशि अचर का काम करेगी जो हमें दी गई होगी। तो देखो x और y इन दोनों में से हमें कोई भी राशि दी गई नहीं है, साथ में ही ये दोनों राशियां वृत्त में भी काम में नहीं आती। इसका मतलब यहाँ पर x और y दोनों चर का काम करेगी। तो यहाँ पर चर है x तथा y, ये दोनों हैं चर। अब देखो यहाँ पर दो चर हैं तो इसको हमें एक ही चर में बदलना होगा। अब देखो एक ही चर में हम कैसे बदलेंगे इसको, तो यहाँ पर ये जो आयत हमने बना रखा है इसमें देखना, इसमें ये देखो त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD, ये जो त्रिभुज BCD है ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज क्यों है, क्योंकि ABCD ये एक आयत है और आयत के चारों कोण होते हैं 90 डिग्री के, तो C कोण पर बन रहा है 90 डिग्री का कोण। इसका मतलब त्रिभुज BCD एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुजों में लगती है पाइथागोरस प्रमेय। तो समकोण त्रिभुज BCD में हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण देखो कितना है,
तो हमने देखो, और यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखनी है, यहाँ पर हमें वृत्त के अंतर्गत आयत का क्षेत्रफल उच्चतम दिखाना है। तो जब हम उच्चतम क्षेत्रफल वाला वृत्त के अंतर्गत आयत बनाएंगे तो उस आयत के विकिरण जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे वो बिंदु और इस वृत्त का केंद्र दोनों बिंदु संपाती होंगे, अर्थात दोनों बिंदु एक दूसरे के ऊपर होंगे। इस प्रकार की आकृति यहाँ पर बनेगी। तो इस आकृति का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पर हम त्रिभुज BCD में पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो कर्ण क्या बनेगा, ये r है तो ये भी कितना हो जाएगा r, तो कर्ण बन गया 2r। तो यहाँ पर कर्ण की जगह लिखेंगे हम 2r का स्क्वायर बराबर आधार हो जाएगा x, तो x का स्क्वायर प्लस लंब हो जाएगा y, तो y का स्क्वायर। तो 2r का स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो यहाँ पर आ गया 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर y स्क्वायर। यहाँ से y का मान ज्ञात कर लो, तो y का मान आ जाएगा √4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब देखो ये जो y का मान हमें मिला है, इस y के मान को रख दो यहाँ पर। तो इसको तो लिख लो समीकरण नंबर 1 और इसको लिख दो 2। तो लिख दो समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से। अब देखो इसको तो हम समीकरण बोल नहीं सकते क्योंकि ये बराबर के रूप में नहीं लिखी हुई, तो यहाँ पर हम सीधा लिख लेंगे 1 व 2 से। तो यहाँ पर देखो y का मान रखो, तो ये बन गया x गुणा √4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर क्या क्या राशियाँ काम में आ रही है। तो यहाँ पर राशि काम में आ रही है, एक तो x और एक है राशि r। अब देखो r तो राशि वृत्त की है और वृत्त हमें दिया गया है, तो जो चीज़ हमें दी गई होगी, जो आकृति हमें दी गई होगी, उस आकृति का या उस आकृति में काम में आने वाली राशियां अचर होगी। तो r तो इस आकृति में काम में आ रहा है, इसका मतलब r यहाँ पर अचर का काम करेगा। तो यहाँ पर चर का काम कर रहा है केवल x। तो यहाँ पर ये फिर एक ही चर में बदल गया, एक ही चर में बदल गया, तो फिर हम इसको मान लेंगे फलन। तो इसको हमने फलन मान लिया f(x), हमने इसको फलन मान लिया f(x). अब देखो ये जो फलन f(x) है, इस फलन में देखो रूट आ रहा है, तो इस रूट को हमें हटा देना। अगर इस रूट को लेकर हम हल करेंगे तो ये प्रश्न बहुत बड़ा बन जाएगा, इसलिए हमें क्या करना है, इस रूट को हटा देना है। अब देखो रूट को कैसे हटाएंगे, तो रूट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। तो वर्ग करने पर बनेगा f स्क्वायर x बराबर x स्क्वायर गुणा 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब ये जो f स्क्वायर फलन है, इसको कुछ नया फलन मान लो। जैसे इसको हमने फलन मान लिया gx बराबर x स्क्वायर गुणा 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब देखो यदि ये फलन g उच्चतम होगा तो f भी उच्चतम होगा, और g निम्नतम होगा तो f भी निम्नतम होगा। यहाँ पर ये भी ध्यान में रख लेना कि यदि g उच्चतम है तो f भी उच्चतम होगा, और यदि g निम्नतम है तो f भी निम्नतम होगा। तो देखो अब हमें ये जो फलन g मिला है, इस फलन g का हम करेंगे x के सापेक्ष अवकलन। तो पहले लिखो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखो क्या आएगा, g डैश x बराबर, यहाँ पर देखो गुणा का नियम लग जाएगा, तो ये बन जाएगा 2x गुणा 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर गुणा माइनस 2x। तो इसको हल कर लो, देखो g डैश x बराबर, इसको हल करने पर आएगा 8r स्क्वायर x माइनस 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब। तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो g डैश x बराबर 8r स्क्वायर x माइनस 4x क्यूब। देखो दोनों में x कॉमन आ रहा है यहाँ पर दोनों पदों से, तो x को कॉमन ले लो। x को कॉमन लेने पर आएगा 8r स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर।
अब जी डैश एक्स बराबर 0 रखो और क्रांतिक बिंदु ज्ञात कर लो। तो जी डैश बराबर 0 रखने पर देखो एक्स का मान क्या आएगा, तो एक्स गुणा 8r² माइनस 4x² बराबर 0। तो एक तो x का मान आ गया 0 और यहाँ से x का मान क्या आएगा, तो एक बार तो लिखो पूरा 8r² माइनस 4x² बराबर 0। यहाँ पर लिख लो, देखो तो 4x² बराबर 8r², तो 4 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा x² बराबर 2r²। तो x बराबर आ गया प्लस माइनस √2r। अब देखो x के हमें टोटल 3 मान मिल गए, एक तो है x बराबर 0, एक है x बराबर प्लस का √2r और एक x का मान है माइनस का √2r। अब देखो x से इस आयत की लंबाई है, तो लंबाई है तो इसको फिर हम 0 नहीं लेंगे, क्योंकि अगर x 0 ले लिया तो फिर आयत बनेगा ही नहीं। तो इसका मतलब x बराबर 0 तो हम ले नहीं सकते और माइनस का मान भी नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि भुजाओं का माप ऋणात्मक नहीं होता है। तो x बराबर 0 संभव नहीं, क्योंकि x 0 हो गया तो फिर आयत बनेगा ही नहीं और ऋणात्मक मान हम लेंगे नहीं, क्योंकि भुजाओं का माप होता है धनात्मक। तो x का मान हमें मिल गया √2r, ये मिल गया हमें क्रांतिक बिंदु। और ये जो भाषा वाले प्रश्न है, इन प्रश्नों में हमें क्रांतिक बिंदु यहीं से ज्ञात करनी है। फलन को देखकर हमें क्रांतिक बिंदु नहीं ज्ञात करने, हमें उन x के मानों को नहीं देखना है कि कौन से मानों पर यह फलन अवकलनीय नहीं है, केवल हमें यहीं से x के मान अर्थात केवल हमें क्रांतिक बिंदु यहीं से ज्ञात कर लेने। f' बराबर 0 रख करके या g डैश x बराबर 0 रख करके हमें क्रांतिक बिंदु ज्ञात करने। अब देखो ये जो क्रांतिक बिंदु मिला है, इस क्रांतिक बिंदु पर हम g डबल डैश का चिन्ह देखेंगे, तो इसके लिए हमें g डबल डैश चाहिए। तो पहले ज्ञात करते हैं हम g डबल डैश। तो देखो g डैश कहाँ पर है, ये रहा g डैश, इसका अवकलन कर दो फिर से। तो g डबल डैश x बराबर 8r² माइनस 12x²। अब x का मान रख दो, तो g डबल डैश √2r बराबर 8r² माइनस 12x² की जगह ये रखेंगे, तो यहाँ से रख दो, x² का मान है 2r², तो ये बन जाएगा 24r²। और इसको हल कर लो, हल करने पर कितना आ जाएगा, माइनस का 16r²। तो यहाँ पर देखो x बराबर जब हमने √2r रखा तो g डबल डैश का चिन्ह हमें माइनस का मिल गया, अर्थात g डबल डैश √2r 0 से छोटा है। इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर √2r पर ये जो फलन g है, ये g उच्चतम है। g उच्चतम है, इसका मतलब फलन f भी क्या होगा, उच्चतम होगा। और फलन f क्या है, तो फलन f देखो किससे बना है, फलन f बना है क्षेत्रफल से। तो x बराबर √2r पर क्षेत्रफल उच्चतम है। तो इस बात को लिख दो, फिर यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, x बराबर √2r पर क्षेत्रफल उच्चतम है। आयत का क्षेत्रफल क्या है, उच्चतम। आयत का क्षेत्रफल क्या है, उच्चतम है। तो आयत शब्द भी लिख दो यहाँ पर, आयत का क्षेत्रफल उच्चतम है। अब देखो हमें लंबाई और चौड़ाई इन दोनों को बराबर भी दिखाना है, क्योंकि आयत को हमें क्या दिखाना है, आयत को हमें वर्ग दिखाना है, इसलिए हमें इस आयत की लंबाई और चौड़ाई को भी बराबर दिखाना होगा। तो x का ये जो मान हमें मिला है, इस मान को रख दो यहाँ पर और यहाँ से y का मान ज्ञात करो। तो इसको लिख दो समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 2 व 3 से देखो क्या आएगा, y बराबर है √4r²
और x स्क्वायर की जगह मान रखेंगे तो x स्क्वायर की जगह रखेंगे हम 2r स्क्वायर। इसको हल करने पर आएगा √2r। तो x का मान भी √2r है और y का मान भी √2r है। इसका मतलब लंबाई किसके बराबर है? चौड़ाई के बराबर है। तो आयत का क्षेत्रफल भी उच्चतम है और इस आयत की लंबाई और चौड़ाई क्या है? बराबर है। इसका मतलब ये आयत बन गया वर्ग। वर्ग बन गया तो हम कह देंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम है। इस प्रकार हमें इस प्रश्न को हल करना है। अगला प्रश्न देखो, सिद्ध कीजिए कि प्रदत्त पृष्ठ एवं महत्तम आयतन के बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर होती है। हमें सिद्ध ये करना है कि जो उच्चतम आयतन का बेलन है उस बेलन की ऊंचाई व्यास के बराबर होती है। और देखो हमें दिया गया क्या है? हमें दिया गया है पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो पृष्ठ लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। अब हमें क्या सिद्ध करना है? हमें ये सिद्ध करना है कि उच्चतम आयतन के बेलन की जो ऊंचाई है वो आधार के व्यास के बराबर होती है। तो यहाँ पर हमने एक बेलन बना लिया। बेलन की त्रिज्या है r, व्यास है r और ऊंचाई है h। हमें इस बेलन की ऊंचाई को आधार के व्यास के बराबर दिखाना है, अर्थात h बराबर r दिखाना है। और इस बेलन का आयतन भी हमें क्या दिखाना है? उच्चतम दिखाना है। तो ये दो बातें तो हमें सिद्ध करनी है। और हमें दिया गया क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दिया गया है। अब देखो हमें यहाँ पर उच्चतम किसको दिखाना है? तो हमें उच्चतम दिखाना है आयतन को। तो आयतन को पकड़ लो। किसके आयतन की बात हो रही है? तो यहाँ पर बात हो रही है बेलन के आयतन की। और बेलन के आयतन का सूत्र होता है πr²h। इसको हमें यहाँ पर उच्चतम दिखाना है। अब देखो यहाँ पर जो राशियाँ काम में आती हैं वो काम करती है चर का, लेकिन वो राशियाँ चर का काम नहीं करेंगी जो हमें दी गई होगी। अब देखो r और h हमें दिया गया नहीं है, हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है और पृष्ठीय क्षेत्रफल को लिखा जाता है s के द्वारा। हमें यहाँ पर s दिया गया है तो s काम करेगा किसका? अचर का। तो यहाँ पर लिख लेते हैं s दिया गया, इसका मतलब ये अचर है। साथ में संख्याएं भी किसका काम करती है? संख्याएं भी अचर का काम करती है। अब देखो यहाँ पर पाई अचर है और r और h ये दोनों काम करेंगे चर का। तो यहाँ पर दो चर हैं तो इन दोनों चरों को हमें एक ही चर में बदलना है। अब देखो एक ही चर में हम कैसे बदलेंगे? तो यहाँ पर हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, s दे रखा है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है s बराबर πr² प्लस 2πrh। यहाँ से हम h का मान ज्ञात कर लेंगे। तो h बराबर देखो क्या आएगा? h बराबर आ जाएगा s माइनस 2πr² बटा 2πr। तो यहाँ से ये h का मान उठाकर हम यहाँ पर रख देंगे। तो h का मान रखो, देखो क्या बनेगा? h का मान रखने पर बन गया ये πr² गुणा s माइनस 2πr² बटा 2πr। अब यहाँ पर देखो पाई से पाई कैंसिल, एक r की घात इस r को कर देगी कैंसिल। तो यहाँ पर कुल मिलाकर बच गया r बटा 2 गुणा s माइनस 2πr²। r बटा 2 से गुणा कर दो तो ये बन जाएगा s r बटा 2 माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई r की घात 3। तो h का मान रखने पर हमें ये इस प्रकार मिल गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर राशियाँ काम में आ रही है s पाई r2, ये राशियाँ काम में आ रही है। तो पाई और 2 तो संख्या है तो ये तो है अचर। s हमें दिया गया है और s दिया गया, इसका मतलब ये भी क्या है? अचर। तो फिर चर का काम कौन करेगा? चर का काम करेगा केवल r। तो ये देखो केवल एक ही चर में बदल गया, एक ही चर में बदल गया। तो अब हम इसको मान लेंगे फलन। तो इसको हमने फलन मान लिया f r। r ही क्यों माना? क्योंकि ये r के पदों में लिखा हुआ है। अब देखो इस फलन का r के सापेक्ष कर दो अवकलन। तो लिखो r के सापेक्ष अवकलन करने पर, r के सापेक्ष अवकलन करने पर आएगा f डैश r बराबर
एस बटा 2 माइनस यहाँ से आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। अब एफ डेस आर बराबर 0 रखो और आर के मान ज्ञात कर लो। तो यहाँ से आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर बराबर एस बटा 2। तो आर स्क्वायर बराबर आ गया एस बटा 6 पाई। तो आर बराबर आ जाएगा रूट एस बटा 6 पाई। प्लस माइनस का हमें यहाँ पर चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आर देखो क्या है, आर है यहाँ पर इस बेलन की त्रिज्या, और त्रिज्या ऋणात्मक नहीं होती है, त्रिज्या होगी धनात्मक। तो हमें यहाँ पर केवल प्लस का चिन्ह लगाना है। तो आर का हमें मान मिल गया, आर का मान आया है रूट एस बटा 6 पाई। तो हमें क्रांतिक बिंदु मिल गया, और यहीं से हमें क्रांतिक बिंदु ज्ञात करना है। हमें उन आर के मानों को नहीं देखना कि जिन पर फलन अवकलनीय नहीं है, हमें केवल एफ डेस आर बराबर 0 रखना है, और यहीं से हमें क्रांतिक बिंदु ज्ञात करने हैं। अब देखो इस क्रांतिक बिंदु को रखेंगे हम एफ डबल डेस में, और वहाँ पर हम एफ डबल डेस का देखेंगे चिन्ह। तो पहले तो एफ डबल डेस ज्ञात करते हैं। तो ये रहा एफ डेस, तो एफ डबल डेस आर बराबर -6 पाई आर, आर का मान रख दो। तो एफ डबल डेस आर बराबर आ जाएगा -6 पाई रूट, यहाँ पर भी आर का मान रखो, रूट एस बटा 6 पाई, एस बटा 6 पाई। अब देखो ये जो मान हमें मिला है, ये कैसा मान मिला है? ये हमें ऋणात्मक मान मिला है। इसका मतलब एफ डबल डेस रूट एस बटा 6 पाई 0 से छोटा है, 0 से छोटा है। इसका मतलब ये हुआ कि आर बराबर रूट एस बटा 6 पाई पर ये जो फलन एफ है, कौन सा फलन? फलन एफ, ये फलन उच्चतम होगा। फलन एफ देखो किससे मिलकर बना है? फलन एफ बना है आयतन से। इसका मतलब ये हुआ कि आर बराबर रूट एस बटा 6 पाई पर आयतन उच्चतम होगा। तो आयतन तो हमने उच्चतम दिखा दिया, तो इस बात को तो लिख दो एक बार। अतः आर बराबर रूट एस बटा 6 पाई पर आयतन उच्चतम है। आयतन क्या है? उच्चतम है। अब हमें h बराबर r दिखाना है। इस बेलन की जो ऊंचाई है वो आधार के व्यास के बराबर दिखानी है। तो देखो इसको बराबर कैसे दिखाएंगे? ये जो r का मान हमें मिला है, इस r के मान को यहाँ से देखो, ये r का मान यहाँ से हमने ज्ञात किया, तो यहाँ से s का मान ज्ञात करो। देखो s का मान आएगा, एक बार लिख लो, आर स्क्वायर बराबर एस बटा 6 पाई। यहाँ से आर का मान आया, यहाँ से हम ज्ञात करेंगे एस का मान। तो एस बराबर आ गया 6 पाई आर स्क्वायर, और इस एस के मान को यहाँ पर समीकरण नंबर कौन सा आ जाएगा? इसको समीकरण नंबर लिख दो 2। इस समीकरण को हम रखेंगे इस समीकरण में। तो लिखो समीकरण 1 व 2 से। 1 व 2 से देखो क्या आएगा? एस की जगह रखेंगे हम 6 पाई आर स्क्वायर बराबर 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एन। इसका पक्षांतरण कर लो, तो 6 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर बराबर 2 पाई आर एच। इसको हल कर लो, हल करने पर आएगा 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 2 पाई आर एच। 2 से इसको कैंसिल करो, तो यहाँ पर 2 पाई से पाई आर से एक हाथ कम हो जाएगी, तो ये बचेगा 2r बराबर h। 2r को क्या लिख सकते हैं? r इसकी त्रिज्या है, तो 2r क्या बन जाएगा? व्यास, और व्यास को हम क्या लिख देंगे? बड़े r के द्वारा। तो r बराबर हमें मिल गया h, और यही हमें सिद्ध करना है। तो 2 बातें सिद्ध करनी थी, एक तो आयतन उच्चतम दिखाना था, और दूसरा उच्चतम आयतन वाले बेलन की जो ऊंचाई है वो किसके बराबर होती है? आधार के व्यास के बराबर होती है।